इस सत्र में स्वागत है। आज तारीख है 1 सितंबर 2025 और हम आज के कुछ अहम खबरों और डेवलपमेंट्स पर गहराई से बात करेंगे जो हमारे स्रोतों से मिली हैं। जी, आज काफी कुछ है कवर करने को। अवार्ड्स हैं, पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, स्पोर्ट्स, काफी कुछ है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन सब खबरों को समझना, इनके पीछे के सवालों को देखना और इनके मायने निकालना। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखते हैं ये सब चीजें आपस में कैसे जुड़ती हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, किस भारतीय संगठन ने 2025 का प्रतिष्ठित रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? जी, ये जीता है एजुकेट गर्ल्स ने। ये काफी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, और ये पुरस्कार मतलब इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं ना? बिल्कुल। 1957 में शुरू हुआ था, फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में। पहली बार 1958 में दिया गया। और पहले भारतीय विजेता विनोबा भावे थे 1958 में ही। सही कहा। और हाल में देखें तो 2019 में रवीश कुमार को मिला था। लेकिन इस बार जो सबसे अलग बात है वो ये कि पहली बार भारत से किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक संगठन को ये सम्मान मिला है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एजुकेट गर्ल्स, ये संस्था करती क्या है असल में? इसकी स्थापना सफीना हुसैन ने 2007 में की थी। इनका मुख्य काम भारत के जो ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाके हैं वहां पर लड़कियों का स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ाना, ये सुनिश्चित करना कि वो स्कूल आती रहें और उनको क्वालिटी एजुकेशन मिले। यानी जमीनी स्तर पर बहुत जरूरी काम कर रही है ये संस्था। जी। और 2025 में दो और विजेता भी हैं, मालदीव की शाहिना अली पर्यावरण संरक्षण के लिए और फिलीपींस के फ्लावियानो एंटेनियो जो हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए काम करते हैं। अच्छा, चलिए अब शिक्षा से ही जुड़े एक और पहलू पर आते हैं, टेक्नोलॉजी। हाल ही में किस देश ने स्कूली कक्षाओं में मोबाइल फोन बैन करने का बिल पास किया है? ये किया है दक्षिण कोरिया ने। दक्षिण कोरिया। वजह क्या बताई जा रही है? मुख्य वजह है नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया का जो बढ़ता इस्तेमाल है उस पर रोक लगाना। वहां ये चिंता काफी बढ़ रही है। दक्षिण कोरिया तो वैसे भी टेक्नोलॉजी में काफी आगे है। इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूसेज वहाँ बहुत ज्यादा है ना? हाँ, आंकड़े बताते हैं कि करीब 99% लोग ऑनलाइन हैं और 98% के पास स्मार्टफोन है। तो ऐसे में स्कूलों में फोन बैन करना दिखाता है कि वो लोग इसके असर को लेकर मतलब थोड़े सजग हो रहे हैं। क्या और भी देश ऐसा कर रहे हैं? जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन किया। जर्मनी में भी 13 से 16 साल के बच्चों को पेरेंट्स की सहमति चाहिए होती है सोशल मीडिया के लिए। अच्छा, ये वाकई ग्लोबल चिंता बनती जा रही है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे फोन चलाना सीख जाते हैं। हाँ, वो स्रोत में एक मजेदार बात भी थी कि कैसे छोटे बच्चे जिन्हें ठीक से बोलना भी नहीं आता वो भी फोन ऑपरेट कर लेते हैं। ये नई पीढ़ी के लिए नई चुनौतियां हैं। भारत के पड़ोस की। भारत के सहयोग से हाल ही में कौन सी जल विद्युत परियोजना पूरी हुई है? ये है भूटान में पुनात सांगशू 2 परियोजना। पुनात सांगशू 2, इसके पूरा होने का क्या महत्व है? इसका महत्व यह है कि इससे भूटान की जो इंस्टॉल्ड बिजली कैपेसिटी है वो 40% बढ़ गई है। अब ये 3500 मेगावाट से ज्यादा हो गई है। 40%? जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा इजाफा है। जी हाँ, भारत और भूटान के बीच इसका समझौता 2010 में हुआ था। भारत ने इसके लिए 377 करोड़ रुपए की मदद दी है। ये मदद किस तरह की थी? इसमें 30% ग्रांट था, मतलब वो पैसा भूटान को वापस नहीं करना है, और 70% लोन था जिसे ब्याज के साथ वापस करना होगा। ओके। और इसकी कुल क्षमता कितनी है? कुल क्षमता 1020 मेगावाट है। इसमें 170 मेगावाट की 6 यूनिट्स हैं। भारत और भूटान के बीच ऐसे और भी प्रोजेक्ट्स हैं शायद? हाँ, बिल्कुल। चूका, कुरीछू, ताला, मोंगडेछू, ये सब पहले से चल रहे हैं या पूरे हो चुके हैं। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग काफी मजबूत है। संस्था को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दिलचस्प। अब भारत के अंदर ऊर्जा की बात करें। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 आया है। ये कौन जारी करता है? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE जारी करता है। और ये सूचकांक मापता क्या है? ये बेसिकली ये देखता है कि कौन सा राज्य एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा बचाने वाली नीतियों, निवेश और पहलों को लागू करने में कितना आगे है। तो इसमें राज्यों को अलग-अलग ग्रुप्स में बांटा गया है ना, MTOE के आधार पर? हाँ, MTOE मतलब मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ये बस ऊर्जा खपत मापने की यूनिट है। तो खपत के हिसाब से 4 ग्रुप बनाए गए हैं। तो कौन से राज्य टॉप पर रहे इन ग्रुप्स में? ग्रुप 1 जिसमें सबसे ज्यादा खपत 15 MTOE से ज्यादा है, उसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। ग्रुप 2 5 से 15 MTOE में
आंध्र प्रदेश, ग्रुप 3 1 से 5 MTOE में असम और ग्रुप 4 1 MTOE से कम खपत में त्रिपुरा। अच्छा, और कुछ और कैटेगरीज भी हैं शायद, लीडिंग, अचीवर? जी, जिनका स्कोर 60 से ज्यादा है वो लीडिंग राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु। 50 से 60 वाले अचीवर, असम, केरल, और 30 से 50 वाले कंटेंडर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। ओके, चलिए अब खेल जगत की ओर चलते हैं। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। भारत ने कुल 13 पदक जीते, 4 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य। और ये चैंपियनशिप अहमदाबाद, गुजरात में हुई थी। और इसका महत्व क्या था? ये 2026 में ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट था और भारत मेडल टैली में टॉप पर रहा। स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन रहे? ऋषिकांत सिंह 60 किलोग्राम, अजीत नारायण 71 किलोग्राम, अजय बाबू वल्लूरी 79 किलोग्राम और मीराबाई चानू 48 किलोग्राम। मीराबाई चानू, उनका नाम तो हमेशा रहता ही है। और एक और बात, 2026 की एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप भी भारत में ही होगी, है ना? जी हाँ, वो भी अहमदाबाद में ही होगी। अब एक खबर वन्यजीव संरक्षण से। एशियाई विशाल कछुओं का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ किया गया है? ये इम्फाल, मणिपुर में किया गया है। कृत्रिम ऊष्मायन मतलब आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, मशीनों से अंडे सेना। बिल्कुल, और ये एशिया में पहली बार हुआ है इस प्रजाति के लिए। एक घोंसले से 28 बच्चे निकले हैं। ये कछुआ खास क्यों है? ये एशिया का सबसे बड़ा जमीनी कछुआ है और इसकी एक खास आदत है। ये पत्तों का ढेर बनाकर उसमें अंडे देता है और फिर उस घोंसले की रक्षा करता है। इसीलिए इसे जंगल का छोटा हाथी भी कहते हैं। ओह, और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? ये IUCN की लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब विलुप्त होने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो ये कृत्रिम ऊष्मायन काफी महत्वपूर्ण कदम है। जी, इसे हम दूसरे कछुआ संरक्षण प्रयासों से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में ऑलिव रिबले कछुओं के लिए मरीन एलीट फोर्स बनी है, या कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन ओलिविया। चलिए अब कुछ सामाजिक मुद्दों पर आते हैं। भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ये मिजोरम बना है। उनका उद्देश्य सिर्फ बैन लगाना है या कुछ और भी? नहीं, घोषित उद्देश्य ये है कि सिर्फ बैन नहीं लगाना, बल्कि जो लोग भीख मांग रहे हैं उन्हें रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। अच्छा, वैसे देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन सा था? वो इंदौर था। ओके, अब एक सरकारी पोर्टल की बात करते हैं, उम्मीद पोर्टल। ये फिर से चर्चा में क्यों है? उम्मीद पोर्टल का संबंध अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। ये 6 जून 2025 को लॉन्च हुआ था। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य था वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन और रजिस्ट्रेशन करना। तो अब नया क्या हुआ है? अब इस पर एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ये अल्पसंख्यक समुदायों की विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथ बच्चों की मदद के लिए है। कैसे मदद करेगा ये मॉड्यूल? अब जो पात्र लाभार्थी हैं वो वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली रखरखाव सहायता यानी मेंटेनेंस सपोर्ट के लिए सीधे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मतलब प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश। जी, और पारदर्शी भी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश की यात्रा के दौरान दारुमा गुड़िया भेंट की गई? ये जापान यात्रा के दौरान हुआ। दारुमा गुड़िया, जी, इसका क्या महत्व है जापानी संस्कृति में? इसे सौभाग्य और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। ये भेंट 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के मौके पर हुई। भारत जापान संबंधों से जुड़ी कुछ और बातें भी हैं शायद? हाँ, जैसे चंद्रयान 5 के लिए समझौता हुआ है। मोदी जी ने जापान को एक बाउल सेट भेंट किया था। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में जापान टॉप पर रहा था, भारत 20वें स्थान पर। और जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन भी बनाया है, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। अच्छा, अब वापस खेल पर आते हैं। डायमंड लीग फाइनल ज्यूरिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। उनका थ्रो कितना था? उनका बेस्ट थ्रो 85.01 मीटर का रहा। स्वर्ण पदक किसने जीता? गोल्ड मेडल जर्मनी के जूलियन वेबर ने जीता। उनका थ्रो काफी शानदार था, 91.51 मीटर। और तीसरे स्थान पर कौन रहा? तीसरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो के केशोन वॉलकॉट रहे। ओके, अब कुछ नियुक्तियों की बात। कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक। और क्या कनाडा ने भी भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है? जी हाँ, कनाडा ने क्रिस्टोफर कूटर को भारत में अपना नया दूत नियुक्त किया है। इन नियुक्तियों का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को, व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है।
चलिए अब एक महत्वपूर्ण दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाया जाता है, किसकी जयंती पर? मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 2025 में उनकी 120वीं जयंती थी। 2025 की थीम क्या थी? थीम थी शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए खेल, और टैगलाइन थी 1 घंटा खेल के मैदान में। अच्छी पहल है। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, शंघाई सहयोग संगठन SCO का 25वां शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये तियानजिन, चीन में हो रहा है, 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक। कौन-कौन प्रमुख नेता भाग ले रहे हैं? इसमें प्रधानमंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये सब शामिल हो रहे हैं। और मुख्य एजेंडा क्या है? मुख्य एजेंडा है क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और जो SCO की शंघाई भावना है उसे बनाए रखना। इस बार की थीम है गतिमान SCO, डायनामिक SCO। SCO में कितने सदस्य देश हैं अब 10 सदस्य देश हैं। ये एक राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा गठबंधन है जो 2001 में बना था। मुख्यालय बीजिंग में है। ओके, अब एक चिंताजनक रिपोर्ट, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे बताया गया है? शिकागो विश्वविद्यालय की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स AQLI 2025 रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दिल्ली, और इसका असर क्या बताया गया है? असर यह है कि अगर प्रदूषण का यही स्तर रहा तो दिल्ली में औसत जीवन प्रत्याशा, मतलब एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 8.2 साल कम हो सकती है। 8 साल से ज्यादा? ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, 2023 में PM 2.5 का स्तर 111.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो WHO की सुरक्षित सीमा से लगभग 22 गुना ज्यादा है। और भारत की क्या स्थिति है इस रिपोर्ट में? रिपोर्ट के मुताबिक भारत बांग्लादेश के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। ये वाकई एक बड़ा संकट है। चलिए अब एक और नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? उर्जित पटेल, जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 साल का कार्यकाल होगा। IMF के बारे में कुछ बेसिक जानकारी? IMF संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, 1945 में बनी थी, मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और 191 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक खबर, भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री मोबाइल स्क्रीन के लिए का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। ये फैक्ट्री किसके सहयोग से लगी है? ये ऑप्टिमस इंफ्राकॉम और अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से लगी है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास काफी मशहूर है। हाँ, गोरिल्ला ग्लास, तो ये वही बनाएगी? जी, ये कॉर्निंग ब्रांड के ग्लास बनाएगी। लक्ष्य है सालाना 2.5 करोड़ ग्लास बनाने का। चलिए अब एक त्योहार की बात, नुआखाई महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? ये उड़ीसा में मनाया गया। नुआखाई का मतलब क्या होता है? नुआ मतलब नया और खाई मतलब खाना, तो ये नई फसल खाने का त्योहार है। अच्छा, ये फसल उत्सव है। जी, नई धान की फसल देवी समलेश्वरी को अर्पित की जाती है। ये भाद्रपद महीने में अगस्त सितंबर के आसपास होता है। ठीक है, अब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी एक खबर, BCCI के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव शुक्ला। ये बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि रॉजर बिन्नी 70 साल के हो गए और नियमों के मुताबिक उन्हें पद छोड़ना पड़ा। BCCI के बारे में तो सबको पता ही है, भारत में क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी है, 1928 में बनी थी, मुख्यालय मुंबई में है। जी हाँ। अब दक्षिण भारत चलते हैं। भारत ब्रेन नाम की स्वास्थ्य सेवा पहल किस राज्य ने शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की है। पूरा नाम है भारत बायो डिजाइन रिसर्च एंड इनोवेशन। इसे कहां से लॉन्च किया गया? अमरावती के रतन टाटा इनोवेशन हब से। इसका उद्देश्य हेल्थ केयर सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। ओके, अब एक और शिखर सम्मेलन, आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 5वां संस्करण कहाँ हुआ? ये गोवा में आयोजित हुआ। उद्घाटन किसने किया? विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच सहयोग और समझ बढ़ाना है। थीम क्या थी? थीम थी युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना। आसियान में 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। विश्व दूरस्थ शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को। यह दूरस्थ शिक्षा के फायदे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेस को हाईलाइट करने के लिए मनाया जाता है। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? भारत ने जीती। फाइनल में नेपाल को हराया। गुवाहाटी में एक फ्लाईओवर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? 13वीं सदी के शासक पृथु के नाम पर। फिल्म निर्माता प्रेम सागर का निधन हो गया, वो कौन थे?
वो रामायण टीवी सीरीज बनाने वाले रामानंद सागर के बेटे थे। भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? मिसिसॉगा, कनाडा में। राजस्थान रॉयल्स IPL टीम के कोच पद से किसने इस्तीफा दिया? राहुल द्रविड़ ने। किस राज्य विधानसभा ने पंचायती राज और नगर पालिका संशोधन विधेयक पारित किए? तेलंगाना ने। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल में स्वर्ण किसने जीता? गुरप्रीत सिंह ने। ये चैंपियनशिप कजाकिस्तान में हुई थी। ओवरऑल भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इस चैंपियनशिप में? भारत टॉप पर रहा, कुल 99 पदक जीते। उबर ने बाइक डायरेक्टर नाम से बाइक टैक्सी सेवा कहाँ फिर से शुरू की है? कर्नाटक में। भारतीय सेना और ITBP ने अग्निशक्ति अभ्यास कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। किस पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो बचत खाता शुरू किया है? जियो पेमेंट्स बैंक ने। इसमें निष्क्रिय पड़े पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश करने का विकल्प है। ब्रिक्स CCI हेल्थकेयर शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कारखानों और विनिर्माण रोजगार में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तमिलनाडु। तो आज हमने काफी सारे विषयों पर नजर डाली। पुरस्कार, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, खेल, पर्यावरण, नीतियां, सूचनांक, हाँ। सब कुछ था। हाँ, बिल्कुल। और इन सबको देखकर एक बात साफ लगती है कि हर क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सही कहा। ऊर्जा दक्षता की बात हो या मोबाइल फोन के असर की या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, सब इंटरकनेक्टेड है। जी। तो अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इन सभी खबरों को देखते हुए ऊर्जा से लेकर सोशल मीडिया तक भविष्य के लिए वो सबसे बड़ा अनकहा सवाल क्या है जिस पर हमें और गहराई से विचार करना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। आज के इस विश्लेषण के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ।